दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 18। इसमें हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कालखंड, प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न दोस्तों स्थापना और तर्क पर आधारित है। देखिए स्थापना ए है कि प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। तर्क आर है क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। दोस्तों अगर जो हम इसकी व्याख्या देखें तो प्रस्तुत प्रस्तावना सही है क्योंकि प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला है और इसका समयकाल हिंदी साहित्य में 1936 से 1942 तक है। तो प्रगतिवाद जो है दोस्तों हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण कालखंड है और इसका कालखंड 1936 से 1942 स्वीकार किया गया है। और तर्क भी सही है क्योंकि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या अभिजात्यवाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स के दार्शनिकतावाद का सिद्धांत है। आप देखिए ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है मार्क्सवाद का सिद्धांत है और मार्क्सवाद के अन्य दार्शनिक सिद्धांतों में मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, मूल्य सभ्यता का विकास और दोस्तों हिंदी साहित्य पर इसका प्रभाव जो है प्रगतिवादी विचारधारा पर पड़ा है। तो याद रखिएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिकतावाद का सिद्धांत है और इसका प्रभाव हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद पर पड़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा है। ऑप्शन देखिए नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा या नरेंद्र शर्मा। तो दोस्तों इसमें देखिए प्रश्न और विकल्प दोनों त्रुटिपूर्ण हैं और इसमें इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन और नरेंद्र शर्मा इत्यादि हैं। तो इसमें सभी जो कवि हैं वो प्रगतिवादी रहे हैं। प्रश्न और उत्तर जो है दोनों ही विकल्पों में सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं प्रगतिवाद और प्रगतिवाद का मूल आधार प्रगतिवाद जो दोस्तों धारा है हिंदी साहित्य की, इसके मूल आधार मार्क्सवाद है और हिंदी साहित्य में 1936 से 1942 के कालखंड को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का प्रभाव है और प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है कैसी। तो सही उत्तर है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान है जो कि मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है। तो उत्तर है प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है और प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। ये मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्ता देश में एक ओर पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को बल दे रही थी तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी या शिक्षा असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ जिससे प्रगतिवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ।
वर्ष 1935 में E.M. फोस्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ और यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी काव्यधारा का प्रतिक्रिया भी निहित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि प्रगतिवाद का आधार है, तो सही उत्तर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो कि मार्क्सवाद का मूल है, ये प्रगतिवाद का आधार है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, तो उत्तर है दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और भारत में इसका संस्करण भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप जानते हैं प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो सही उत्तर है वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद थे। और लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मुंशी प्रेमचंद। और आप जान लीजिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और इसके प्रथम अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ था, तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी, तो सही उत्तर है मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान रहा है। ऑप्शन देखिए, छायावादी रोमानियत और पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का और मार्क्सवादी प्रभाव का तथा उपर्युक्त सभी का। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रगतिवाद के जन्म में इन सभी का योगदान रहा है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद और समाजवाद। तो इसमें देखिए रूपवाद प्रगतिवाद के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद जो कि मार्क्सवाद के अंतर्गत हैं, ये सभी शामिल हैं। प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रवली सिंह का कहना है कि विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफ़ी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा रही, इसलिए प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी। देखिए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना। तो सही उत्तर है प्रगतिवाद में धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था की प्रवृत्ति नहीं रही है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को अगर जो देखें तो आप देख सकते हैं प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रकृति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और ईश्वर के प्रति अनास्था, ये प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। तो आप जान लीजिए नागार्जुन का, जो कवि नागार्जुन हैं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तरौनी नामक गांव में हुआ था और आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हुआ था।
नागार्जुन के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक और 1942-43 में विश्वबंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री नाम से रचनाओं का सृजन किया। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से मिलता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसे में भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर जो कि खंड काव्य है। इनकी अन्य कृतियों में बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभीपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा और वरुण के बेटे शामिल हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है, तो आप जान लीजिए नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है नागार्जुन का असली नाम क्या है, तो नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो आप जानते हैं नागार्जुन का वास्तविक नाम दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं, तो सही उत्तर है नागार्जुन प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न इसी से पूछा गया है कि नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं, तो नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है, भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तो सही उत्तर है पत्रहीन नग्नगाछ। ये मैथिली भाषा की रचना है नागार्जुन द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है, आपको बताना है। युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें और तुमने कहा था। तो इसमें देखिए युग की गंगा नागार्जुन का नहीं है, जबकि युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, ये सभी दोस्तों नागार्जुन की कृतियां हैं। युग की गंगा प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। नागार्जुन के काव्य में आप देख सकते हैं भस्मांकुर, गीत गोविंद, खंड काव्य, हरिजन गाथा, भूमिजा, दीर्घ कविता, अपने खेत, रत्नगर्भ, तालाब की मछलियाँ, ये सभी काव्य कृति हैं। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल के प्रमुख काव्य में नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, बोले बोले अबोल और आत्मगंध, ये सभी दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल के काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है नागार्जुन। देखिए नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या और बुराइयों को जितने ओजपूर्ण तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा और लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरों को वो सामने लाते हैं और पूंजीपति वर्ग के शोषण और अत्याचारों का विरोध करते हैं और मजदूरों, किसानों और छात्रों के हित की बात को बहुत ही जो है सशक्त पूर्वक सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने उन्हें कबीर की परंपरा का कवि माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वो कौन सा है। देखिए प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये आपका सही नहीं है। जबकि प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो इसमें दोस्तों प्रगतिवाद जो है यथार्थवाद, मार्क्सवाद और देखिए सामाजिक यथार्थवाद पर आधारित है। ये जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को रचना का उद्देश्य मानता है और प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर होने की प्रेरणा दी जो मार्क्सवाद से विकसित हुई थी।
प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा, जो कि वर्तमान जनजीवन सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेग और मानसिक चेतना दोनों से होता है और इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? देखिए, कल्पना प्रवणता, शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता और श्रम में सौंदर्य। तो कल्पना प्रधानता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि कल्पना प्रधानता छायावादी कवियों में था। छायावादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है और सबसे पहले बलपूर्वक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया था। और शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता और श्रम में सौंदर्य, ये प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो सही उत्तर है प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा है। दोस्तों, रामविलास शर्मा ने हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, प्रगति और परंपरा 1949, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड 1969 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रगतिवादी कवि हैं कौन? देखिए, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन। तो सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह में फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल और जमुन जल तुम, कहें केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, याद रखिएगा ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना और युगधारा। तो देखिए, आग का झरना और युगधारा ये दोनों ही केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं नहीं हैं। युगधारा नागार्जुन की कवि है और युगधारा नागार्जुन की कृति है और युग की गंगा, नींद के बादल ये केदारनाथ अग्रवाल की कृतियां हैं और युगधारा आप जान लीजिए कि नागार्जुन की कृति है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का झरना नहीं बल्कि आग का आईना लिखा है। तो इसमें सी और डी दोनों ही केदारनाथ अग्रवाल की कृतियां नहीं हैं, इसलिए इसमें कोई एक सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। ये जो पंक्तियां हैं जो है किसका संबंध किससे है? तो सही उत्तर है प्रगतिवादी कविता से संबंधित है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। तो दोस्तों, ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुर मुत्ता से ली गई हैं। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाओं में अड़िमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय और नागार्जुन। तो सही उत्तर है मुक्तिबोध ने। दोस्तों, प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित हिंदी साहित्य का एक काव्य आंदोलन है। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख करते हैं। मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि भी माने जाते हैं। इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संकलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रथम संस्करण में है। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं उन पे अगर जो दृष्टि डालें
तो काव्य संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भरी खाक धूल, कहानी संग्रह में काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उपन्यासों में विपात्र, और इन्होंने फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा है, और इन्होंने जयशंकर प्रसाद को बुर्जुआजी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। देखिए कौन, तो नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय और मुक्तिबोध। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय जो हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं बल्कि प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा या असाध्य बीड़ा। तो सही उत्तर है दोस्तों मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। इनके अन्य काव्य संग्रह में चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती और चंबल की घाटी में। और आप जान लीजिए कि राम की शक्ति पूजा निराला की और असाध्य बीड़ा अज्ञेय की लंबी कविता है। अगर हम मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा विस्तार में जानें तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत रहे, और उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। अगला प्रश्न है, चांद का मुख टेढ़ा है कि रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि चांद का मुख टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुख टेढ़ा है के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो सही उत्तर है मुक्तिबोध भूल गलती कविता के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो उत्तर है अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मुक्तिबोध अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। मुक्तिबोध ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित परिवर्धित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल छात्रों के लिए प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर या मुझे पुकारती हुई। तो सही उत्तर है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की अंधेरे कविता में नहीं है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में जो कविताओं में फैंटेसी है, यानी एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है, इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और छटपटाहट विद्यमान है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुख टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती या ब्रह्म राक्षस। तो सही उत्तर है जन्मदिन की धूप में। दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुख टेढ़ा है में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं, ये सभी कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन 1964 में हुआ था, जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस काव्य संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किस पुस्तक को प्रतिबिंबित किया गया था? देखिए मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है विपात्र, एक साहित्यिक डायरी, चांद का मुख टेढ़ा है या भारत इतिहास और संस्कृति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत इतिहास और संस्कृति। दोस्तों मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था।
जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनैतिक उलटफेरों जैसा विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के किस अन्य उपभाषा में हैं? तो सही उत्तर है अवधी। देखिए, त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवि हैं। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इन्होंने अपनी कविताएं खड़ी बोली हिंदी के अतिरिक्त अवधी बोली में भी किया है। अमोला ग्रंथ में इन्होंने 2700 बरवे छंदों में अवधी भाषा में लिखा है। त्रिलोचन को सॉनेट का कवि कहा जाता है। ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, चैती तथा जीने की कला इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो सही उत्तर है त्रिलोचन की काव्य रचना है तुम्हें सौंपता हूँ। ये दोस्तों प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन का काव्य संग्रह और कविता है। इन्हें सॉनेट का कवि और अवध का किसान कवि मुक्तिबोध के अनुसार कहा जाता है। दोस्तों, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। काव्य संग्रह में धरती, अमोल, जीने की कला, अर्धान, अनकहनी, भी कुछ कहनी है, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल हैं। कहानी संग्रह में देशकाल और डायरी में रोज नामचा त्रिलोचन की डायरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाने वाले कवि त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन में से एक थे। उन्हें हिंदी लघु कविता शानेट का साधक माना जाता है। इनका जन्म सुल्तानपुर जिले में 1917 में और मृत्यु 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में हुई थी। त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। ताप के तापे हुए दिन के लिए 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1989-90 में उन्हें हिंदी अकादमी द्वारा शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों में धरती 1945 ईस्वी, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, शब्द 1980, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985 और चैती 1987 में प्रकाशित रचनाएं हैं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? तो उत्तर है त्रिलोचन की कवि जो काव्य रचना है ये मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्वशी का काव्य रूप क्या है आपको बताना है। तो उर्वशी एक महाकाव्य है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। उर्वशी शीर्षक से एक अन्य रचना राजा शंकर प्रसाद की है जो कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। उर्वशी को गीत नाट्य भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, दिनकर के प्रमुख प्रबंध काव्यों में प्रणभंग खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र उर्वशी महाकाव्य है। इसके अलावा रश्मिरथी और उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और त्रिधारा। तो सही उत्तर है त्रिधारा। त्रिधारा दोस्तों दिनकर की काव्य रचना नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के अन्य रचनाओं में देखिए बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947 और मुकुल और मिला तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए, बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं में रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963,
इतिहास के आंसू, धूप और कुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है और उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है, जिसमें गीति नाट्य भी जिसको कहा गया है। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा भी दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। मूलतः यह एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, पाथेय, मुकुल या रश्मिरेखा। तो रसवंती जो है ये दिनकर जी की यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम शीर्षक से काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कृति है और इसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? देखिए, लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त और उन्मुक्त। तो सही उत्तर है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। गीत फरोश किसकी रचना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ये प्रसिद्ध कवि, गांधीवादी विचारक और दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला प्रश्न जो है, काव्य की पंक्तियां हैं। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये काव्य पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो ये पंक्तियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और प्रचलित हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जो है जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा था? तो ये था कुमकुम। देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 में प्रकाशित हुआ और इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम, प्रणयावेग और प्रखर राष्ट्रीयता का है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मिरेखा 1951, अपलक 1951 और क्वासी काव्य संग्रह हैं। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे और हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली प्रभा का संपादन भी उन्होंने 1921 से 1923 में किया था। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? ऑप्शन है कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत या अपराजिता। तो सही उत्तर है अपराजिता। देखिए, कर्णफूल, शूलफूल और प्रवासी के गीत काव्य संग्रह के रचयिता प्रगतिवादी धारा के कवि नरेंद्र शर्मा हैं। अपराजिता संग्रह के रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री कृत उपन्यास और शिवानी कृत कहानी संग्रह भी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर जो देखें तो नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह में रक्तचंदन, प्यासा निर्झर, पलाशवन, मिट्टी और फूल, द्रौपदी, अग्निशस्य, मनोकामनी, हंसमाला, सुवाड़ा और बहुत रात गए हैं। कहानी संग्रह में नरेंद्र शर्मा के कहानी संग्रह कड़वी मीठी बातें हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देख लीजिए, नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन थे? ऑप्शन है शंभुनाथ सिंह, अज्ञे, नरेश मेहता या उमाशंकर तिवारी। तो सही उत्तर है शंभुनाथ सिंह नवगीत दशक 1, 2 और 3 के संपादक थे। नवगीतकार योगेंद्र शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया है। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कालखंड प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। और आप जानते हैं हिंदी साहित्य में 1936 से 1951 का कालखंड प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। इसका दार्शनिक आधार मार्क्सवाद है और ये सामाजिक यथार्थवाद और शोषित और वंचितों के प्रति चिंता व्यक्त करता है। ये काव्य जो है प्रगतिवाद। तो आप इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।